गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट दो वीडियो मैंने आप लोग को दे दिया था। ठीक है, तो आज जो है एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूँ कि इस चैप्टर में जो भी टॉपिक है वो सब आप 9th और 10th में पढ़े हैं, तो इसको केवल समझ लीजिए आपका रिवीजन हो रहा है। जो भी इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार शानदार चीज़ें, नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी वो चैप्टर नंबर 2 से मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए आप लोग ये पढ़े होंगे या तो 9th या 10th में कहीं पढ़े होंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इसमें आप कई पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक पढ़े होंगे आप लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन या कांस्टेंट प्रपोर्शन, एक पढ़े होंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, एक पढ़े होंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो ये चारों लॉ हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना लॉ आज मैं पढ़ा पाता हूँ, कोई तेजी नहीं रहेगी। ठीक है, 2 लॉ 3 लॉ जो आज हो पाएगा, उस पर क्वेश्चन भी लगवाऊंगा। तो उसमें आपका पहला लॉ है, सब आपको आता होगा, ये लॉ तो बचपन से पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 1774 में लेओजियर ने स्टेट किया था, सबसे पहली बार इस लॉ को स्टेटमेंट के फॉर्म में किसने दिया था? लेओजियर ने दिया था। लेओजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लेओजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? रदरफोर्ड को। ठीक है, 1774 में लेओजियर ने स्टेटमेंट दिया था। क्या बोला था उन्होंने? इन ऑल केमिकल चेंजेस, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी आप पढ़े होंगे। लेकिन हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो इन ऑल केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप कई तरीके से आप बोल सकते हैं कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अगर रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। ये तो आटा से पूड़ी बना रहे हो, तो जितना आटा लोगे उतना ना पूड़ी बनेगा। अरे ये थोड़ी ना कि आटा लिए 5 किलो पूड़ी बन गया 20 किलो, ये कैसे हो सकता है? अब कई लोग सोच रहे हैं सर आटे में आलू भर दें और तमाम चीज़ भर दें तो थोड़ा भारी हो जाएगा पूड़ी। अबे तो आलू भी रिएक्टेंट हो जाएगा, तो आटा प्लस आलू इज इक्वल टू पूड़ी। ठीक है, मतलब जितना रिएक्टेंट आप लेंगे प्रोडक्ट उतना ही बनेगा, यही कहता है ये लॉ। ये नहीं कि रिएक्टेंट आप लेके चले हैं 100 ग्राम और प्रोडक्ट आपका बन रहा है 150 ग्राम, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना आप इसको क्रिएट कर सकते हैं ना आप इसको खत्म कर सकते हैं, केवल उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में। ठीक है, तो यही ये लॉ कहता है कि इन ऑल केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। या आप इसको, मैंने फिर बोला, आप ये भी बोल सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये तो इसको एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे एग्जांपल 1 देख लो, जैसे लिख दिया गया CaCO3, तो ये क्या देता है? CaO प्लस CO2। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? लाइमस्टोन। ठीक है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम नाम जो दो बोल रहा हूं दोनों याद रखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 40। कार्बन का क्या होता है? मास की बात कर रहे हैं 12। मैंने बोला था 20 तक, कम से कम 20 से 30 तक आप लोग एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों याद कर लीजिए, हर वीडियो में एक बार बोल दे रहा हूँ। ऑक्सीजन का होता है 16, 16 या 48, मुझे आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसका होता है 40, ऑक्सीजन का 16, इसका होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32। इसको जोड़िए, ये आपका आएगा 100। 100 ग्राम में लेना चाहो ग्राम ले लो, कुछ भी ले लो, यूनिट आप कुछ भी ले लो। ये 40 16 क्या होगा? 56 ग्राम। और ये क्या होगा? 32 12 क्या होगा? 44 ग्राम। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इज इक्वल टू लगा दो, तो 100 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 ग्राम। LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब वेरीफाई हो गया कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। न घटना है न बढ़ना है। इस पर अब न्यूमेरिकल कैसा आता है? बड़ा सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल होता है। जैसे कहेगा आपसे क्वेश्चन में कि 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड और एंड 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म, फाइंड आउट हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो कितना होगा? 2। और 5 बराबर 3 प्लस 2, दोनों को जोड़ने में 5 5 आना चाहिए। कह करें 100, यहाँ 100 है तो 100 के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैं लगवा दे रहा हूँ, बहुत इजी है लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन लगवा दे रहा हूँ। ठीक है, जिसको आप नोट कर लीजिए। ये लॉ है, स्टेटमेंट लिख दिया, इतना आप लिख दिए। कभी एग्जाम में आएगा इस लॉ को डिफाइन करने के लिए, तो ये डिफाइन करिएगा, इतना लिख डालिएगा और एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। अदरवाइज न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल आप नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पहले ही बताया था कि आसान है, आप लोग 9th में भी 6th 7th 8th के बच्चे कर लेंगे। देखो लिखा है व्हाट मास ऑफ NaCl। NaCl की जगह बुक में लिखा हुआ था सोडियम क्लोराइड, NaCl फार्मूला नहीं लिखा था। अच्छा, कई बार होता है क्वेश्चन में फार्मूला लिख के देता है, कई बार होता है फार्मूला नहीं लिखता है, उसको स्टेटमेंट में लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड SODIUM CHLORIDE,
कोई आपको मतलब नहीं। कई बच्चे कहते हैं सर फार्मूला ना याद हो तब क्या होगा, कोई बात नहीं, अभी देखिए लग जाएगा। व्हाट मास ऑफ NaCl वुड बी डिकम्पोज्ड बाय 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए इसका फार्मूला नहीं लिखा है। इफ 12 ग्राम ऑफ सोडियम बाइसल्फेट, देखिए फार्मूला नहीं लिखा है, एंड 2.75 ग्राम ऑफ HCl वेयर प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन। मैंने जानबूझकर दो जगह फार्मूला लिख दिया है और दो जगह नहीं लिखा है ताकि आप एक ही में सब समझ लें। अच्छा, आपको पता लगाना रिएक्टेंट क्या है, देखो लिखा NaCl वुड बी डिकम्पोज्ड बाय इतना सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब NaCl और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, फिर गिव्स इफ 12 ग्राम ऑफ सोडियम बाइसल्फेट एंड इतना ग्राम ऑफ HCl, ये दोनों बन रहे हैं, तो सोडियम बाइसल्फेट और प्लस HCl, इसीलिए मैंने लिख दिया था दोनों फार्मूला, ठीक है। जान कई करें ये दोनों आसान है इसीलिए लिखे हैं, क्या ये तो बड़ा टफ लग रहा है, अभी वो भी बता दे रहा हूँ फार्मूला भी, ठीक है। अब NaCl कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ NaCl पूछ रहा है, इसको x मान लो, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 9.8 ग्राम, तो 9.8 ग्राम 9.8 ग्राम गिव्स सोडियम बाइसल्फेट कितना है 12 ग्राम प्लस HCl कितना है 2.75 ग्राम 2.75 ग्राम। अब इसको सॉल्व कर लो, ये इज इक्वल टू का साइन लगा दो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, लगभग आएगा, सॉल्व कर लेना आप लोग, तो ये आपका आएगा 4.95 ग्राम 4.95 ग्राम। तो फार्मूला अगर आपको ना भी याद रहे तो इस लॉ पर आए हुए क्वेश्चन लिख लेंगे, आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना। लेकिन आप 11th में आ गए हैं तो अब आपको फार्मूला याद रखना है। 9th और 10th के बच्चों, 9th के सिलेबस में ये लॉ था, अब 9th के बच्चे मुझसे बोलते थे सर फार्मूला तो नहीं आता हम लोग को, तो उनको मैं ऐसे स्टेटमेंट लिख के कराता है। लेकिन आप 11th में आ गए तो फार्मूला भी आपको आना चाहिए। हाँ कि ये क्वेश्चन बिना फार्मूला आए भी आप कर देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, लिख दे रहा हूँ H2SO4। सोडियम बाइसल्फेट का क्या होता है, NaH बाई बोलता है तो H आ जाता है, सल्फेट मतलब SO4 NaHSO4, और बाकी दो लिखा हुआ है। तो देखिए ये कौन सा लॉ को यूज करते हुए आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट लॉ की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका सेकंड जो लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये भी आप लोग पढ़े होंगे, बड़ा ही आसान सा लॉ है। 1709 में प्राउस्ट ने ये लॉ दिया था, PROUST 1709 में, ठीक है। ये क्या कहता है, ये लॉ कहता है क्या, देखिए मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। कोई एक केमिकल कंपाउंड का एग्जांपल लो, जैसे मैंने एक केमिकल कंपाउंड का एग्जांपल लिया पानी, वाटर, वाटर एक केमिकल कंपाउंड है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर, H2O। अच्छा तो ये H2O चाहे अमेरिका का पानी हो, चाहे चाइना का पानी हो, चाहे मार्स ग्रह पे मिलने वाला पानी हो, चाहे मून पे मिलने वाला पानी हो, चाहे समुद्र में रहा हुआ पानी हो, चाहे नदी में बहता हुआ पानी हो, पानी तो पानी होता है। और हर जगह पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O। हर जगह पानी जो है दो ही तरह के एलिमेंट से बना होता है, H और O। तो ये लॉ क्या कहता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, ऑलवेज, हमेशा, नॉट ए सिंगल एक्सेप्शन इज देयर, ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट। मतलब पानी है तो उसके अंदर H और O ही होगा, ये नहीं कि चाइना जो पानी पीता है उसके अंदर O और सल्फर है, ऑक्सीजन और सल्फर है। हर जगह पानी के अंदर H और O ही रहेगा, और H और O के जब मास का रेशियो निकालोगे तो वो भी सेम आएगा हर जगह। जैसे अगर मैं पानी की बात करूं H2O की, तो H2O की, तो H और H लिख दो, O लिख दो। H का मास क्या है बोलो, 2, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16। अरे 2U एक वीडियो बना के दिया है, एटॉमिक मास में पूरा बताया है, और 16U। रेशियो निकालो क्या आएगा, 1:8। अरे 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या आएगा, 1:8। अब ब्रह्मांड में कहीं से भी तुम पानी लेके आओ, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा, 1:8। उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं, ठीक है। मतलब ये लॉ ये कहता है कि आप किसी भी तरीके से बनाए हो, मोड ऑफ प्रिपरेशन उस पर नहीं डिपेंड करता है, मोड ऑफ सोर्स कहां से आप पाए हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे हमने एक केमिकल कंपाउंड लिया वाटर, मैं इसकी जगह दूसरा केमिकल कंपाउंड में बोल दूं, ऐसे बोल दूं कॉपर ऑक्साइड, मैं बोलूं सोडियम सल्फाइड, मैंने बोला कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड में क्या क्या होगा, मान लो तुमको फार्मूला नहीं आता है तो भी इतना तो पता है, कॉपर बोल रहा हूं तो कॉपर होगा, और ऑक्साइड बोल रहा हूं तो ऑक्सीजन होगा, तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। अच्छा मान लो 2 बच्चे हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। अच्छा राम जी ने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को लैब में बनाया किसी तरीके से, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड से, कॉपर सल्फाइड एक दूसरा कंपाउंड है, उसकी मदद से बनाया गया कॉपर ऑक्साइड लैब में, किसने बनाया, राम जी ने।
अच्छा ये तो कॉपर ऑक्साइड बनाकर रख दिया, और श्याम जी ने क्या किया, रोड पे चल रहे थे, रास्ते में गिरा हुआ मिल गया कॉपर ऑक्साइड आधा किलो, उठा लिए। अच्छा तो दोनों कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा, बोलो क्या होगा, सेम। राम जी ने जो कॉपर ऑक्साइड बनाया उनके कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो, और श्याम जी ने जो बनाया उसके कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा, सेम हो। आप मास का रेशियो सेम कर दीजिए, या परसेंटेज बता दो कि कॉपर का इतना परसेंट है तो दूसरे में भी उतना ही होगा, ऑक्सीजन का इतना परसेंट है तो दूसरे में भी उतना ही होगा। या कई तरीके होते हैं, कुछ लोग ये देखो, कुछ लोग ऐसे निकालते हैं, H और O का रेशियो, एक देखो पहला कंडीशन, या तो आप H और O का रेशियो बराबर दिखा देना, मैं H2O की अगर बात करूं, कॉपर की बात करोगे तो कॉपर ऑक्सीजन ले लेना। या तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, H2O का मास टोटल डिवाइडेड बाई H का मास, ये बराबर आ जाता है। या कुछ ऐसे करते हैं, H2O का मास डिवाइडेड बाई O का मास, ये बराबर आ जाता है। या कुछ बच्चे चौथा तरीका, या कुछ बच्चे परसेंटेज निकाल देते हैं, परसेंटेज ऑफ H एंड O, ये बराबर आ जाता है। कुछ भी करके आप वेरीफाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। अब कई लोग बच्चे कहते हैं ये करना क्या है, अबे दो ठो एक्सपेरिमेंट है, दो से अधिक भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट ए राम जी ने किया, एक्सपेरिमेंट बी श्याम जी ने किया, तो दोनों एक्सपेरिमेंट में अगर H और O का रेशियो, मास के रेशियो सेम है तो ये लॉ वेरीफाई हो गया। मान लो कुछ बच्चे क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल देते हैं, H का परसेंट O का परसेंट, दोनों एक्सपेरिमेंट में अगर सेम आ गया तो ये लॉ वेरीफाई कर गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, H2O टोटल के मास को H के मास से डिवाइड करके रेशियो निकालते हैं, लेकिन यही काम दोनों एक्सपेरिमेंट में करना, सेम आ गया तो लॉ वेरीफाई हो गया। मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए किसी इस लॉ को वेरीफाई करिए तो ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, कोई भी तरीका आप फॉलो करिए, आपको उस दोनों एक्सपेरिमेंट में वो सेम आना चाहिए, तो ये लॉ क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल इस पे लगवाता हूं, क्वेश्चन लिखा हुआ है वही जो अभी कुछ देर पहले आपको समझा रहा था। इन एन एक्सपेरिमेंट, देखो ये पहला एक्सपेरिमेंट है, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट, आप भी ऐसे कर लेना। ये आपका, ये मैं सॉल्व करने जा रहा हूं आंसर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ये आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, वही राम और श्याम जी, ठीक है। अच्छा पहले एक्सपेरिमेंट में 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड है। कई बच्चों को आयरन ऑक्साइड का फार्मूला नहीं याद है, कोई बात नहीं, ये तो याद होगा ना कि आयरन ऑक्साइड, ये तो लिख लोगे ना ऐसे, आयरन ऑक्साइड बराबर कितना ग्राम है, बोलो 2.4 ग्राम है, ठीक है। ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन यील्ड 1.68 ग्राम ऑफ आयरन। अच्छा आयरन कितना बन रहा है, आयरन कितना बन रहा है, 1.68 ग्राम, 68 ग्राम। अच्छा तो आयरन ऑक्साइड में इसका रिडक्शन करा रहे हैं तो आयरन बन रहा है 1.68, तो ऑक्सीजन कितना होगा, तो ऑक्सीजन बराबर क्या हो गया, अबे आयरन ऑक्साइड में दो ही चीज होगा, आयरन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बराबर क्या हो गया, 2.4 माइनस 1.68, ये कितना आएगा जो भी होगा 0.72 ग्राम, ठीक। इसको छोड़ो, आओ आगे। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 2.9 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कितना है बच्चा, 2.9 ग्राम, ठीक है। गिव 2.03 ग्राम ऑफ आयरन, आयरन कितना है 2.03 ग्राम। फिर लास्ट लाइन पढ़ लो, वेरीफाई लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो ये तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन निकाल लो कितना होगा, 2.9 माइनस 2.03, तो ये आपका आएगा 0.87 ग्राम, ठीक। अब वेरीफाई करना है, दोनों जगह रेशियो क्या कर दो, सेम। कुछ बच्चे आयरन ऑक्साइड के मास में इससे डिवाइड करते हैं तो एक रेशियो आएगा, तो वही काम यहां भी करना, आयरन ऑक्साइड के मास में इससे डिवाइड करना तो भी वही रेशियो आएगा, सेम होना चाहिए। कुछ बच्चे आयरन ऑक्सीजन निकाल लेते हैं अलग अलग और फिर दोनों को डिवाइड करते हैं, जो आपको उचित लगे। तो आयरन बटे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जीरो नहीं है, समथिंग अपॉन जीरो अनडिफाइंड होता है, लिख के मत चले आना। तो आयरन अपॉन क्या हो गया, ऑक्सीजन, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, आयरन 1.68 डिवाइडेड बाई 0.72, तो ये लगभग 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ आयरन डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन, तो ये देखो क्या आ रहा है, आयरन कितना है 2.03 डिवाइडेड बाई 0.87, ठीक है। तो देखो ये भी 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो मेरे ख्याल से वेरीफाई हो जाएगा। अप्रॉक्स में लेके चलते हैं, अगर डेसिमल में थोड़ा बहुत डिजिट डिफरेंस आ रहा होगा तो घबराएंगे नहीं, अप्रॉक्स में लेके चलते हैं। तो देखिए लॉ मेरे ख्याल से क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। 2 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड आप कर लेंगे, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड आप कर लेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 3-4 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा। तो आज जो है यही 2 लॉ मैं आपको बताया हूँ, सिंपल इजी है, ठीक है। एनसीईआरटी का और एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे उसको आप लोग क्या करेंगे, बढ़िया से लगा लीजिएगा, ठीक है।
और 2 लॉ और है, एक आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और एक आपका है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे से आपको समझाऊंगा मैं। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझने में कई बच्चों को दिक्कत भी होती है, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। ये 2 लॉ अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद आपका इस चैप्टर में अब देखो एक बड़ा टॉपिक और बचा हुआ है, वही आपका इंपायरिकल फार्मूला निकालना, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना। पढ़े भी होंगे आप, पूरा बड़ा सा टेबल बनता है, वो सिखा दूंगा मैं आपको एक वीडियो में। और एक वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा सिग्निफिकेंट फिगर और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इसके अलावा जैसे आपके पहले चैप्टर में दिया हुआ है एलिमेंट, तो मैं एलिमेंट की डेफिनेशन नहीं ना आपको लिखवाऊंगा, एटम, मॉलिक्यूल बीच बीच में समझाता चल ही रहा हूँ। ठीक है, कंपाउंड, तो ये सारे डेफिनेशंस खुद से आप लिख लीजिएगा। और कहीं कोई आपको लगेगा कोई समस्या किसी टॉपिक में कि ये छूट रहा है, अभी 3-4 वीडियो इस पर बनेंगे और फिर ये 3 वीडियो लगभग और बनेगा और फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका खत्म। तो कहीं भी आपको लगे कुछ छूट रहा है, कुछ समस्या बच रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा, मैं उसको फिर से समझा दूँगा। थैंक यू।